तो आज हम लोग मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोग के, खास के बीपीएससी एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में, और कोई भी एग्जाम आप इंडिया का देते हैं तो उसमें ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आज हम लोग मोशन ऑफ द अर्थ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? पृथ्वी की गतियां। लिख लीजिए, क्या बोलेंगे? पृथ्वी की गतियां। ये इससे एक क्वेश्चन हमेशा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इससे आपको क्वेश्चन आता ही है। नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे। क्योंकि आप ज्योग्राफी में अगर आप कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं या फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इसका जो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं कैसे गति करता है तो फिजिकल ज्योग्राफी आपका नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप क्लाइमेट पढ़ रहे हैं या फिर मान लो ओशियनोग्राफी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, या फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोकेशन से लेकर के, सॉइल से लेकर के, क्लाइमेट से लेकर के कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में पता होना चाहिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इसको नहीं आप जानते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपका ज्योग्राफी हमेशा के लिए वीक हो जाएगा, कमज़ोर ही रहेगा। तो इसीलिए आज का जो क्लास है आपका, वो बहुत ज़रूरी है बेसिक के लिए। अगर आप ज्योग्राफी समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका ज्योग्राफी में पकड़ हो, तो आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गति, है ना। इसका इसका गति कौन कौन सा है? जैसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन, रिवोल्यूशन बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है। क्वेश्चन आपको यूपीएससी में डायरेक्ट पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि रोटेशन के बारे में, रोटेशन का काउज एंड इफेक्ट क्या क्या है, रिवोल्यूशन क्या होता है, ये पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग जो गति के बाद हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, है ना। लॉन्गिट्यूड आज के क्लास में हम लोग इसको कवर करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो देखिएगा आपको हर जगह परेशान करेगा। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ देगा, आपसे पूछ देगा प्राइम मेरिडियन या 82.5 डिग्री से पटना कितने डिग्री, कितने मिनट पहले है पीछे है। तो हम लोग देखेंगे इसमें लैटिट्यूड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, किस जगह, लॉन्गिट्यूड का क्या रोल है। उसके बाद हम लोग टाइम जोन भी देखेंगे इसमें, है ना, टाइम जोन देखेंगे। उसके बाद जो इसमें सीजन्स, बहुत सारा ऋतुएं, जो ऋतु होता है, जो सीजन्स होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका वन बाय वन करके आज के क्लास पे आज हम लोग ये सब देखेंगे, ताकि आपका जो बेसिक है वो मजबूत हो जाए, और कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आए तो आप उसमें घबराएं नहीं, आप उसको अच्छे से क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। और कोई भी एग्ज़ाम ले लिए, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जो भी एग्ज़ाम आप ले, इंडिया कोई भी एग्ज़ाम आप पढ़ेंगे तो ये सारा का सारा जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हेडिंग दीजिए, पृथ्वी की गतियाँ। क्या होगा? तो पृथ्वी की गति में हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी की गति जो होते हैं, मोशन, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देंगे, ताकि आपको दोनों, जो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो गए, जो हिंदी मीडियम वाले हो गए, दोनों के लिए आसान होगा अभी। तो इसको समझना, कॉन्सेप्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें पूरे, अगर जितने भी सौर मंडल है हमारा, ये सौर मंडल है, सौर मंडल में अगर कोई भी हैबिटेबल है, अगर रहने योग्य कोई प्लानेट है, तो हमारा क्या है? वो पृथ्वी, पृथ्वी है। यहाँ पे क्या है? वाटर है, क्लाइमेट है। आप जहाँ भी देखेंगे, चाहे मरकरी को देख लें, वेनस को देख लें, ठीक है, मार्स को देख लें, उसके बाद आप जुपिटर को सैटर्न को देख लें, सारे में क्या है? रहने योग्य कोई भी नहीं है। न तो वहाँ पे क्लाइमेट उस तरह का है, न गैसेस पाया जाता है, न ही वहाँ पे आपको इस तरह की ये है। तो कहने का मतलब है कि गति जो होगा इसका, इसका दो तरह का गति होता है। विशिष्ट यहाँ पे देखेंगे जो गतियां जो होती है, मैनली जो है अर्थ में, अर्थ की गतियां जो दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं, है ना। एक को रोटेशन बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको घूर्णन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। लिखते जाओ, परिक्रमण हिंदी इसी तरह लिखते जाओ,
और इंग्लिश भी अगर ज़रूरत है तो इंग्लिश भी अपना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हो इंग्लिश लिख लो। तो रोटेशन यहाँ पे जो गति जो होता है, अर्थ का जो गति है, जो वो मैनली दो तरह से डिवाइड होता है, दो तरह का होता है। एक को कहते हैं घूर्णन, दूसरे को क्या कहते हैं, परिक्रमण। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है। घूर्णन और परिक्रमण को समझना बहुत जरूरी है। फिर इसका जो कॉज एंड इफेक्ट होता है उसको हम लोग को आसानी से हो जाए। एग्जाम्पल यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि रोटेशन से क्या क्या होता है, रिवोल्यूशन से क्या क्या होता है, 4-5 ऑप्शन दिया हुआ है। और उसमें फिर आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो बेसिक क्वेश्चन में भी आप फंस जाएंगे। पहली बात है कि रोटेशन जो हम लोग बात बोलते हैं, घूर्णन की जो बात बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अपने एक्सिस पे अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। अभी हम लोग ऐसे अर्थ बना रहे हैं, सपोज करो, ठीक है, ये अर्थ है हमारा। अभी हम स्फेरिकल ही बना रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक जो सर्किल बना रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये ऐसा शेप है नहीं। हम लोग बात करेंगे शेप क्या होता है, साइज क्या है, इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है, हमारा अर्थ है, अर्थ है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा इमेजिनरी अक्ष, ये अक्ष है हमारा, काल्पनिक अक्ष है हमारा। रियल कुछ और है, लेकिन काल्पनिक ये है। इसमें हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। ठीक है, तो अपने एक्सिस पे अर्थ अगर अपने एक्सिस पे, अर्थ अगर अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, और ये जो है टाइम जो टोटल लगता है, ये कितना लगता है, अराउंड 24 घंटा, है ना, 24 आवर्स लगता है ना। अगर एग्जैक्ट बात करें 23 घंटा 56 मिनट के आसपास लगता है। तो अगर कोई पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो अर्थ ही अपने ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, वो अपने एक्सिस पे, ठीक है, वो अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, इधर देखो, अपने एक्सिस पे क्या कर रही है, घूम रही है। घूमने का मतलब ये हो गया कि अगर वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है, और ये घूर्णन कितने मिनट में हो रहा, 24 घंटे के आसपास में हो रहा, तो इसको बोलेंगे हम लोग घूर्णन। ठीक है, क्या बोलेंगे, घूर्णन। घूर्णन जो है ये लगभग जो है अब 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। अभी आप इतना जान लीजिए, अभी इमेजिनरी एक्सिस मान के चलिए कि उसी में घूर्णन कर रहा, रोटेशन कर रहा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो घूर्णन जो होता है, ये घूर्णन होता क्यों है। ठीक है, ये रोटेशन जो होता है, ये रोटेशन होता क्यों है, अगर तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा सौरमंडल बिग बैंग इवेंट हुआ, बिग बैंग इवेंट के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, क्या हुआ, बिग बैंग इवेंट हुआ। बिग बैंग इवेंट के बाद क्या होता है कि पूरे यूनिवर्स में, जो स्पेस में, वो क्या हुआ, डस्ट पार्टिकल पूरा फैल चुका था, गैसेस और डस्ट पार्टिकल। बिग बैंग के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे बिग बैंग आगे चल करके, तो बिग बैंग में क्या हुआ था कि यहाँ पे आपको डस्ट प्लस गैसेस, ये दोनों पूरे जो ब्रह्मांड में, पूरे स्पेस में फैल चुका था। और आप लोग जानते हैं कि यही डस्ट, गैसेस और पार्टिकल मिलकर के बाद में क्या बनता है, क्लाउड बनता है, बादल बनता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस समय बिग बैंग के बाद, महाविस्फोट के बाद, ये भी क्या कर रहा था, वेस्ट टू ईस्ट ही घूम रहा था। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट ही घूम रहा था, जिसके कारण पृथ्वी जो है अभी भी आपका वेस्ट टू ईस्ट ही घूमता है। रोटेशन जो होता है अपने एक्सिस पे, ठीक है, वो क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट ही होता है। इसके पीछे यही रीजन है। अब सवाल ये है कि वेस्ट टू ईस्ट तो होता है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट तो होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके घूमने की स्पीड भी जो है, वो यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हमारा क्या है, 0 डिग्री है, सपोज करो, क्या है, विषुवत रेखा, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ऊपर जाते हैं, ये क्या हो गया हमारा, अक्षांश हो गया। इसी तरह हम लोग नीचे आएंगे तो क्या बोलते हैं, ये भी अक्षांश हो गया। ये हमारा 0 डिग्री वाला लाइन था, ये क्या 0 डिग्री है, ऊपर गए अक्षांश, नीचे गए वो भी अक्षांश। ऊपर जो इक्वेटर के विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ होगा तो क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। और इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी, बोलो, दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, दो तरह से है।
तो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो हमारा जो मैक्सिमम जो स्पीड है, रोटेशन का जो स्पीड है, वो कहाँ पर है? बोलो कहाँ पर है? वो इक्वेटर के आसपास है। हमारा जो मैक्सिमम जो स्पीड है घूर्णन का, वो इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारा मैक्सिमम जो स्पीड है वो कहाँ पर है? ये हमारा शेप इस तरह का, अर्थ का जो शेप है वो ये सर्किल नहीं होकर के वो क्या है, थोड़ा ऑब्लेट है, यहाँ पे क्या है, चपटा है, ठीक है। ये अभी हम लोग इमेजिनरी 0 डिग्री मान रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मान के चलो। तो पहली बात ये हो गया कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, उसको हम लोग घूर्णन बोलते हैं। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि ये अपने एक्सिस पे रोटेट वेस्ट टू ईस्ट ही क्यों करता है? तो हमने कहा कि ये इनहेरिटेड इसके पीछे रीजन है, मतलब कि इसके जो फोर फादर कह सकते हैं, गैसेस है, डस्ट पार्टिकल है, उससे हमारा सन बना, स्टार के बाद फिर हमारा प्लानेट बना, प्लानेट के बाद जो है जितना भी उल्का पिंड है वो सब बना। तो सबका जो कंपोजिशन है वो गैसेस के और जो डस्ट पार्टिकल की वजह से ही है। और जब बिग बैंग इवेंट के बाद ही ये जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा था, और इसी कारण से इनहेरिटेड वहाँ पे अर्थ भी वहाँ पे। दूसरा जो इसके पीछे कारण है, इसके पीछे बोलते हैं एक लॉ है फिजिक्स का जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात एक बार अगर पढ़ लोगे तो समझ में आ जाए। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात की जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई वस्तु, फिजिक्स का लॉ है, कोई वस्तु अगर क्या कर रही है, घूम रही है, इधर देखो, कोई वस्तु अगर स्पेस में घूम रही है, ठीक है, अगर उस पर कोई बाहरी कोई फोर्स या बल नहीं लगता है तो वो घूमती रहेगी, ठीक है। तो इसका फिजिक्स का नियम है कि कोई वस्तु है अगर स्पेस में, मान लो स्पेस में कोई वस्तु है, अगर वो क्या कर रही है, घूम रही है, और इस पे क्या कर रहा है, कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बाहरी कोई बल नहीं लग रहा, तो वो अपने अक्ष पे क्या करती रहेगी, घूमती रहेगी। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ये सब है, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। वो तो खैर अर्थ के रोटेशन के कारण ही उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ये देख लो कि अर्थ जो रोटेट कर रही है वो क्यों कर रही है, तो ये कारण था। उसके बाद जो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में, कोणीय संवेग का जो सिद्धांत है उसमें यह कहा जाता है कि कोई वस्तु अगर घूम रही है तो वो लगातार घूमती रहेगी। जबकि आप यहाँ पे देखते हैं कि, और यहाँ पे क्या, अर्थ के बाहर क्या है, ये स्पेस है, स्पेस है ना, स्पेस है। और स्पेस में क्या फ्रिक्शन कितना है, घर्षण कितना है, घर्षण 0 है। तो घर्षण 0 है, इसके कारण कि कोई यहाँ घर्षण भी नहीं लग रहा है, स्पेस है फ्री यहाँ पे, और अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है तो वो रोटेट ही करते हुए चली आ रही है। तो पहली बात ये हो गई कि रोटेशन है। रोटेशन का कारण क्या है, तो हमने ये बताया बिग बैंग इवेंट, उसके बाद जो कंसिक्वेंटली जो इवेंट होता है, उसके बाद ये जो गति में ही क्यों है, तो हम लोग जाने कोणीय संवेग का जो सिद्धांत है उसके कारण से। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोटेशन के कारण कौन कौन सी घटनाएं देखने को मिलती है। रोटेशन जो होता है, जो घूर्णन होता है, ठीक है, ये घूर्णन हो गया, रोटेशन हो गया। रोटेशन के कारण क्या क्या आपको इवेंट देखने को मिलता है, घटनाएं देखने को मिलता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर आप बात करते रोटेशन जो है, रोटेशन के कारण क्या क्या होता है बताओ। दिन और रात का होना होगा। दिन और रात जो होता है वो क्यों होता है, रोटेशन के कारण ही होता है ना। अगर आप जहां भी कहीं क्वेश्चन आ जाए कि दिन और रात क्यों होता है, तो हम लोग बात करेंगे ये रोटेट करती है, वो भी हम लोग आगे देख लेंगे रोटेट कैसे करती है, क्यों करती है, ठीक है। तो दिन और रात की जो घटना होती है वो क्यों होती है ना। तो इस सब के बारे में देखेंगे। इसके बारे में फिर हम लोग रिवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए, दूसरा जो पॉइंट हमारा था रिवोल्यूशन, उसके बारे में भी हम लोग यहीं पे डील करते हुए जाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था, रिवोल्यूशन, या क्या बोलेंगे,
परिक्रमण, ठीक है, परिक्रमण। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि अर्थ जो है यहां पे क्या कर रही है, अपने एक्सिस पे घूम रही है, यहां पे क्या कर रही है, ये हमारा क्या है, ये सन है हमारा, ये सन है, और सन का क्या है, एक अंडाकार ऑर्बिट है, कक्षा है। ये कक्षा के, ये अर्थ जो है इस कक्षा में चारों ओर क्या करती है, 365 दिन, 365 एंड क्वार्टर डे, है ना, 365 दिन 6 घंटा भी बोल सकते हैं, 365 डे, 365 एंड क्वार्टर डे, या 365 ऐसे 365 दिन 6 घंटा। 6 घंटा में ये क्या करती है, क्या करती है कि अपना जो है परिक्रमण जो है क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो अब यहां पे देखो, एक है कि जो अपने एक्सिस पे घूम रही है, अपने एक्सिस पे कितने घंटे में घूम रही है, तो 24 घंटे में घूम रही है, 23 घंटा 56 मिनट। इससे क्या होगा, दिन और रात होगा, दिन और रात की घटना होगी। यहां पे क्या होता है, एज कंपेयर टू रोटेशन, घूर्णन के से अगर हम यहां पे देखेंगे तो इसका जो है गति का जो है ये क्या है, डिफरेंट है। ये क्या करती है, अर्थ के एलिप्टिकल ऑर्बिट पे अंडाकार कक्षा में चारों ओर घूमती है। अब कक्षा जो होता है, ये जो कक्षा है, ये कक्षा को घूमने में कितना लगता है, 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। तो क्लियर है, कोई पूछे कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि पृथ्वी जब अपने कक्षा पे घूमती है, अपने कक्षा पे 24 घंटे में, है ना, जो घूर्णन करती है, गति करती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे घूर्णन या रोटेशन। और जब पृथ्वी अपने जो सूर्य के, है ना, सौर मंडल के या सूर्य के एलिप्टिकल ऑर्बिट में, अंडाकार कक्ष में 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिक्रमण। क्लियर है। तो परिक्रमण और इसमें यही डिफरेंस है कि एक अपने कक्ष पे, दूसरा क्या करती है, अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो घूमती है। अब यहां पे देखेंगे, जब भी अगर आप लोग इसको भी लिख लो, यहां पे इसका काउज एंड इफेक्ट क्या होगा, इसका तो हमने कहा था दिन और क्या होगा, रात होगा। इससे क्या होगा, इससे सबसे पहला जो ये होगा, सीजन्स, जो जो ऋतु जो होता है, हम लोग पढ़ते हैं ऋतु का परिवर्तन। क्या होगा, ऋतु का परिवर्तन। जैसे हम लोग ठंड का मौसम देखते हैं, गर्मी का मौसम देखते हैं, है ना, विंटर हो गया, विंटर सोल्स्टाइस हो गया, समर सोल्स्टाइस हो गया। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं कि ऑटम आ गया, स्प्रिंग इक्विनॉक्स आ गया। ये सब जितना भी है, ये सारा का सारा किससे होता है, रिवॉल्यूशन के कारण होता है, परिक्रमण के कारण होता है। दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे, दिन और रात का छोटा होना, लेंथ ऑफ द डे, है ना, लेंथ ऑफ द डे जो होता है, दिन और रात का लेंथ ऑफ द डे। एक तो लेंथ ऑफ द डे इसके अपने ऑर्बिट पे 23.5 डिग्री झुका हुआ, उसके कारण भी होता है, लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो लेंथ ऑफ द डे का जो मतलब, दिन कभी देखेंगे ठंडी के दिन में क्या होता है, दिन छोटा हो जाता है, गर्मी के दिन क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ द डे का बड़ा और छोटा होना भी जो रिवॉल्यूशन के कारण, परिक्रमण के कारण होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी दे देगा, बीपीएससी दे देगा कि आप ये बताइए, लेगा लेंथ ऑफ द डे, दिन रात का छोटा होना, ऋतु में परिवर्तन, दिन रात का होना। अब ये बताइए कि ये जो है कौन कौन सी घटनाएं घूर्णन के कारण होती है, कौन कौन सी घटना है जो है परिक्रमण के कारण होती है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपका रोटेशन जो होता है उससे दिन और रात होता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जबकि ये जो यहाँ पे जो घटनाएं आप जो देखते हैं, इससे क्या होता है, इसको ऋतु में परिवर्तन होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, लेंथ ऑफ द डे, मतलब कि दिन का छोटा होना या बड़ा होना, इसके पोजीशन पे डिपेंड करता है। हम लोग क्लियरली बात करेंगे आगे चल करके, पहले आप इतना जान ले, इसके कारण होता है। इसके बाद एक चीज और होती है कि क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो तो खैर फिजिक्स का है, तो मैक्सिमम स्पीड हम लोग अर्थ के जो है ना सेंटर पे क्यों होता है या फिर इक्वेटर पे क्यों होता है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन
उसको हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अब जब हमने ये पढ़ा कि रोटेशन रिवॉल्यूशन, उसके बाद हम लोग आकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? जो बेसिक क्वेश्चन आप देखेंगे 56-59वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है, और इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है। तो सबसे पहला जो दूसरा जो हमारा ये है, अर्थ के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उसको क्या जानेंगे? शेप। क्या बोलेंगे? आकार। पहली बात कि अर्थ जो है, अगर हम अर्थ के बाद में बात करें तो अर्थ इज नॉट, लिख सकते हैं, अर्थ इज नॉट ट्रूली स्फेरिकल। मतलब ये हुआ कि अर्थ जो है, ठीक है, पृथ्वी वास्तव में गोलाकार नहीं है। लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पृथ्वी वास्तव में गोलाकार नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ? दूसरा है कि इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट पोल। इसको पहले लिख लो, फ्लैटन एट पोल। यह हिंदी में लिखो, यह 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 ध्रुव, यह ध्रुव पर थोड़ा चपटा है। क्या है? चपटा है, पहली बात। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो शेप जो होता है, वो शेप क्या होता है? वो स्फेरिकल नहीं होकर क्या है? जियोइड है। यही क्वेश्चन आपसे बीपीएससी में पूछा था, 56-59वीं में आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो अगर हम आकार के बारे में बात करें तो पहली बार हम लोग ये देखते हैं कि एक आकार लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये स्फेयर है, बट ऐसा पृथ्वी है नहीं है। कैसा है? अंडाकार नहीं जी, कैसा है? पोल पे चपटा है। पोल पे क्या है? चपटा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आकर के इस तरह करके बढ़ा हुआ है। इसका जो डायमीटर जो देखेंगे आप 43 किलोमीटर यहाँ पे क्या है? अगर यहाँ से डायमीटर देखेंगे पोल से कितना है? 43 किलोमीटर ज्यादा है। यहाँ देखो, पहली बात यह है कि अर्थ कैसे है। एप्पल जो हम लोग देखते हैं, ऐसे मान लो कोई बलून है, बलून फैला करके रखें, उसको आप ऐसे प्रेस करते हैं तो कैसे चपटा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये यहीं पर है, कोई मान लो बलून है, बलून को आप ऐसे प्रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा, ठीक है, फ्लैटन हो जाएगा पोल पे। मतलब कि थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जो एप्पल का शेप होता है, जो हमारा सेब का जो आकार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते, उसी के जैसा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जियोइड शेप का। इसको हिंदी में लिख लो, जियोइड ही बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? स्फेरिकल तो नहीं है, ये क्या है? ऑबलेट स्फेरिकल है। इसको अगर हिंदी में अगर दूसरा टर्म देंगे, इसको क्या बोलेंगे? ऑबलेट स्फेरिकल। समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको? ऑबलेट स्फेरिकल या जियोइड, जो भी ऑप्शन रहेगा उस पर हम लोग टिक लगाएंगे आराम से। तो पृथ्वी का आकार तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लो, एक और पॉइंट लिख लो। पृथ्वी का आकार गोलाकार न हो करके अपने ध्रुव पर ये चपटा है, फ्लैटेंड है। या इसको अगला पॉइंट लिख लो, पृथ्वी के आकार को चपटा गोलाकार भी कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में? चपटा गोलाकार भी कह सकते हैं। ऑबलेट स्फेरिकल, क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? ऑबलेट स्फेरिकल। हिंदी में क्या बोलेंगे? चपटा गोलाकार भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब ओल्ड कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अलग है, न्यू कॉन्सेप्ट अलग। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम लोग बताते जाते हैं कि आपने क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम जो रोटेशन स्पीड है वो कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है? ये क्या है?
बल्जिंग का है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे बल्ज है। यहाँ भी क्या करेंगे, देखेंगे बल्ज है। बल्ज क्यों है, यहाँ पे डायमीटर क्यों ज्यादा इसका है? डायमीटर इसलिए ज्यादा है कि कोई भी वस्तु जब रोटेट करती है तो दो तरह का फोर्स होता है अर्थ पृथ्वी में। एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्रीय बल है जो अंदर की ओर खींचती है। दूसरा जो फोर्स है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के क्या होता है, कोई भी बॉडी जब अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी तो दो तरह का फोर्स जनरेट होता है। इस एक को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की ओर लगता है, दूसरे को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उस स्यूडो फोर्स होता है, काल्पनिक बल होता है जो इसके बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बल्जिंग जो होता है, बल्जिंग मैनली क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। कौन से फोर्स के कारण होता है? लिखो, अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। हिंदी में लिख लो, अपकेंद्रीय बल के कारण। अपकेंद्रीय बल जो होता है वो बाहर की ओर लगता है, और इसी कारण से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो इक्वेटर पे जो है, इधर देखो, इक्वेटर पे जो है ये क्या हुआ है, इसका डायमीटर जो है ज्यादा है। पोल की ओर जाएंगे तो क्या होता है, ये क्या होगा, कम होते जाएगा। पहला कारण कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब यहां पे एक चीज और हम लोग जोड़ते चले कि जो स्पीड होती है, बीपीएससी में यूपीएससी में कई बार पूछा जाता है, स्पीड जो होती है, रोटेशनल स्पीड जो होती है, जो घूर्णन की गति जो होती है, मैक्सिमम कहां पे होती है? बताओ, मैक्सिमम पोल पे होगी या इक्वेटर पे? इक्वेटर पे। अच्छा, और मिनिमम कहां पे होगी? तो मैक्सिमम जो होगा इक्वेटर पे होगा, विषुवत रेखा में होगा। हिंदी लिख लो, विषुवत रेखा में होगा। मिनिमम कहां पे होगा? ध्रुव पे होगा या पोल पे होगा। अब इसको समझो। पहली बात कि बल्जिंग क्यों है, कोई पूछेगा कि बल्जिंग क्यों है भाई, तो बल्जिंग इसलिए है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। कोई बॉडी रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, कोई बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो उससे क्या होता है कि एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अंदर की ओर, इधर देखो, जो अंदर की ओर लगता है, और दूसरा फोर्स इसी के अपोजिट में लगता है, उत्पन्न होता है, जिसको स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं। उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहने का मतलब है कि इन रिस्पॉन्स टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द फोर्स विच इज जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है, यहां पे क्या करेंगे, मैक्सिमम कहां पे स्पीड होगा हम लोग? इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे। और विषुवत रेखा पे यहां पे होने का मतलब यह है कि ये यहां पे इसी कारण से बल्ज हो जाता है। ठीक है, वो खींचता, बाहर की ओर खींचता है, उसको बाहर की ओर खींचे, कोई भी वस्तु है बाहर की ओर खींचोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा तो ये उसमें बल्जिंग होगा। तो यहाँ पे बाहर की ओर खिंचाव बल लगता है, जिसके कारण से इक्वेटर पे इसका ज्यादा है। अब यहाँ पे देखेंगे स्पीड भी इसका ज्यादा है यहाँ इक्वेटर पे। अब एग्जाम्पल ये कैसे समझाएं, ये कैसे समझोगे? तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे इसको अगर मान लो रोटेट करना पड़ रहा होगा, तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ क्या होगा, बड़ा सा होगा। यहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे तो जीरो हो जाता है। पोल पे क्या होता है, रेडियस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, यहीं पे कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे देखोगे कि रेडियस सबसे ज्यादा कहां पर है, बताओ, या त्रिज्या सबसे ज्यादा कहां पर है? त्रिज्या जो होगा कहां पे है, विषुवत रेखा में। कहां है? विषुवत रेखा में क्या है, मैक्सिमम है। तो ऑब्वियस बात है कि स्पीड कहां पे होगा, सबसे ज्यादा कहां पे होगा, इक्वेटर पे ही होगा। यहाँ पे त्रिज्या आके क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि रेडियस अगर जीरो हो गया तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कल होके कोई पूछे कि मैक्सिमम स्पीड अर्थ का कहां पर, रोटेशनल स्पीड कहां पर है, घूर्णन की जो घूर्णन जो अर्थ करती है, तो मैक्सिमम कहां पर है, तो क्या बोलोगे,
इक्वेटर पे, विषुवत रेखा पे। रीजन ये है कि डायमीटर यहाँ पे ज़्यादा है, इसको ज़्यादा ही करना पड़ता है। यहाँ पे डायमीटर जीरो हो जाता तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है पुराना, इसमें चलते जाएं तो अभी हमने कहा कि ये क्या है, एक जियोइड शेप है, और जियोइड शेप है, यहाँ पे क्या है, बल्जिंग है इस तरह करके। इधर देखो, यहाँ पे क्या है, बल्जिंग है। ठीक है, पुराना जो कॉन्सेप्ट तो जो जो था उसके उसके अनुसार ये अर्थ ऐसा था, फ्लैट था। ठीक है, अभी का न्यू यहाँ पे क्या है, ये जियोइड शेप का है, या हमने कहा कि ऑबलेट स्फेरिकल है, यही ना हमने कहा, ऑबलेट स्फेरिकल है, यही दो बात हमने कहा। लेकिन पुराना जो कॉन्सेप्ट था, जो जब ज्योग्राफी डेवलप हुआ, जब ग्रीक लोग पढ़ रहे थे, है ना, जब इतना सैटेलाइट इमेज ये सब कुछ नहीं था, इनका मानना था कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। क्योंकि ज्योग्राफी कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ग्रीस से। ग्रीस के लोग जितने भी उसमें नोन वर्ल्ड थे। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेंगे, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का खोज किसने किया था, कोलंबस। कोलंबस कोलंबस जो है, इसको कब खोज किया है, ये 15वीं शताब्दी के आसपास। उस समय जो अमेरिका लोगों को मालूम ही नहीं था, इंडिया में जो लोग रह रहे थे, इंडियन सिविलाइजेशन था उसको भी नहीं मालूम था। उसके बाद जो जो मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन था उसको भी नहीं मालूम था। तो लोग डर से जो है ना कॉर्नर पे नहीं जाते, बहुत दूर नहीं जाते थे ओशियन में। उसको लगता था कि हम क्या स्लिप ऑफ कर जाएंगे, हम गिर जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद से ये कॉन्सेप्ट बाद में फिर ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये हुआ कि ये जो पुराना ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था ये डिस्कार्ड हुआ बाद में। कैसे, मेगलन, मेगलन नाम का एक आदमी था। मेगलन जो बोला कि नहीं, अर्थ क्या है, जो कॉन्सेप्ट पहले आ गया था कि अर्थ स्फेरिकल है, जियोइड ये सब है, मेगलन इसको क्या किया, इसका सरकम नेविगेशन किया, सरकम नेविगेट किया। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या करता है, पहले मान लो कि एक मैप बना देते हैं, तब समझ में आएगा। पहले लोगों को यही मालूम था, ठीक है, कि ये मान लो यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, ये यही सब मालूम था। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो मालूम था ही नहीं। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट था, है ना, ये मालूम नहीं था। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्पेन, स्पेन है ना, यहाँ पे स्पेन है, यूके है, उसको आना था ऐसे करके। बाद में वास्को डी गामा आया इंडिया, जिसको केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। इसको यहाँ से निकला, इसको यहाँ आना था, लेकिन ये पहुंच गया कहाँ पर, यहाँ पे, कोलंबस। उसके बाद जो है मेगलन नाम का एक आदमी था, फर्डिनांड मेगलन। क्या नाम था, क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ, लिख लो इसको। फर्डिनांड मेगलन था, जो क्या किया कि यहाँ से निकलता है, निकलने के बाद ये कहाँ पहुंचता है, यहाँ फिलीपींस पहुंचता है। इधर देखो, यहाँ से पश्चिम से पूरब होते हुए वो फिर वो पूरब पहुंच जाता है। यहाँ पे 3D मैप नहीं है, लेकिन हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से वो निकलता है। यहाँ से निकलने के बाद फिर यहाँ, क्योंकि क्या है, एक स्फेरिकल है, तो पहला व्यक्ति था, ये प्रथम व्यक्ति था जो पूरे इसको सरकमनेविगेट करता है और पश्चिम से होते हुए, ठीक है, वो पूरा फिर यहाँ फिलीपींस में पहुंच जाए। यहाँ पे जापान उपान है, यहाँ फिलीपींस आइलैंड है, द्वीप है, यहाँ पहुंच जाता है। तो यहाँ पे पहली बार पता चलता है कि नहीं, अर्थ क्या है। हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जो गैलीलियो ने कहा था, बाकी लोगों ने कहा था कि नहीं, अर्थ क्या है, एक स्फेरिकल है, जियोइड शेप का है, उसको यहाँ पे क्या मिलता है, बल मिलता है। ठीक है, इसके बाद और भी एक्सप्लोरर थे, है ना, वास्को डी गामा, कोलंबस, है ना, उसके बाद यहाँ कैप्टन कुक आया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये बाद में खोज होते रहा, लेकिन यहाँ तक खोज ये प्रूव्ड हो चुका है कि नहीं, अर्थ क्या था हमारा, स्फेरिकल नहीं, स्फेरिकल है, ऑब्लेट स्फेरिकल है। अब इसको एविडेंस की अगर बात करें तो एविडेंस, अभी करंट एविडेंस में अगर बात करें, क्या वो अर्थ वाकई अभी हमारा स्फेरिकल है, तो क्या बोलोगे बताओ। अगर सबूत कोई मांगेगा तो तुम क्या बोलोगे। अगर कोई सबूत मांगेगा तो क्या बोलोगे।
बताओ, पहली बार के पृथ्वी का चक्कर लगाया कौन? पृथ्वी का चक्कर पश्चिम से पूरब कौन लगाया था? क्वेश्चन आया हुआ बीपीएससी में, फर्डिनांड मैगलन। तो सरकम नेविगेशन जो था उससे भी ये प्रूव्ड हुआ कि नहीं, अर्थ हमारा चपटा नहीं है, इस तरह का नहीं है, हम नीचे जाएंगे तो नहीं गिरेंगे, कोई बात नहीं है। पहली बात के जो फर्डिनांड, यहाँ पे क्वेश्चन भी आया, फर्डिनांड मैगलन जो नाम का आदमी था वो पहली बार पश्चिम की ओर बढ़ते हुए फिर वो पूरब की ओर पहुंचा, तो इससे प्रूव्ड हुआ कि नहीं, हमारा अर्थ क्या है, स्फेरिकल है। दूसरा, अभी हम लोग एयर रूट जो इस्तेमाल करते हैं, जो वायु मार्ग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये भी क्या है, अर्थ को स्फेरिकल मान के ही करते हैं। अभी जो हम लोग एयर, अगर मान लो कि स्फेरिकल नहीं मानते, अगर मान लो इस तरह का मानते, समझ में आ रहा, तो हम लोग यहां से यहां पहुंचने के लिए फिर क्या करते, रूट ही मेरा गलत हो जाता है ना, क्रैश हो जाता, लैंडिंग है ना, क्रैश लैंडिंग हो जाता। तो हम जो अभी जो एयर रूट का इस्तेमाल करते हैं, अर्थ को स्फेरिकल मान के करते हैं, गोलाकार मान के करते हैं, इसी कारण से वो भी एक है। दूसरा, तीसरा, जो सैटेलाइट इमेज, जो उपग्रह जो है ना, उपग्रह जो बहुत सारा उपग्रह जो है, उपग्रह जो हमको इमेज जो भेजता है, मान लो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, या फिर मान लो बहुत सारा उपग्रह छोड़ा गया, भारत सरकार, अमेरिका या पूरे वर्ल्ड से ही एक उपग्रह छोड़ा जा रहा है, सैटेलाइट छोड़ता है, सैटेलाइट भी अपना क्या देता है, इमेज भेजता है अर्थ का स्पेस से, ठीक है। तो उससे भी क्या पता चलता है हमारा कि अर्थ हमारा फ्लैट नहीं है, वो क्या है, हमारा स्फेरिकल है, ठीक है। उसके बाद सनराइज और सनसेट होता है, जिसको डाउन एंड डस्क बोलते हैं, ठीक है, डाउन एंड डस्क बोलते हैं, सनराइज एंड सनसेट, डाउन डाउन डस्क का जो 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 घटना होती है ना, ये भी ये प्रूव करता है कि अर्थ क्या है, वो स्फेरिकल ही है, ऑबलेट स्फेरिकल है, जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो है, उससे प्रूव्ड होता है कि अर्थ जो है चपटा नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गतियां यहां पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। पृथ्वी की गतियां में ही चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे अर्थ मूवमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अर्थ का मूवमेंट हमने कहा था कि रोटेशन है और रिवोल्यूशन है, क्या है, रोटेशन और रिवोल्यूशन है। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन में हमने कहा था कि दो दो घटना होती हैं, फिर वहीं पे वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये कहा था कि एक जो क्या होता है, रोटेशन है, दूसरा क्या है, बोलो, दूसरा रिवोल्यूशन है, ठीक है। हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो ये जो अक्ष है, ये अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, और यहाँ पे हमने कहा था कि ये सन है, और इसके चारों ओर क्या करती है, चारों ओर क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अब इसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्या क्या इससे घटनाएं होती है, वो भी हमने बता दिया था कि दिन और रात होता है 365 दिन में, 24 आवर्स में होता है। इससे क्या होता है, डे एंड नाइट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है बताओ, इसमें सीजनल चेंजेस होगा, ठीक है। और क्या होगा, लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ द डे होगा, और क्या होगा, डिफरेंट सीजन बोल सकते हैं, है ना, डिफरेंट सीजन्स होगा, इस तरह से चीजें होती है। अब इसको समझने के लिए, अब इसको और समझने के लिए, अर्थ को समझने के लिए हम एक ये बना रहे हैं, ये मान लो ये क्या है, हमारा सन है, क्या है, सन है। उसके बाद एक हम यहां पे सर्किल बना दे रहे हैं, ठीक है। सपोज करो एक यहां पे बना दे रहे हैं, एक यहां पे बना दे रहे हैं,
ठीक है। अब रोटेशन को समझा रहे हैं, रोटेशन को समझो, फिर रिवोल्यूशन हम लोग देखेंगे अगर रिवोल्यूशन में कुछ काम आया तो। अब यहाँ पे फिर हम लोग रोटेशन रिवोल्यूशन में आए हैं। रोटेशन रिवोल्यूशन में सपोज करो यहाँ पे कोई ये पॉइंट है, हमने क्या क्या कि इसको रिवॉल्व करने में कितना घंटा लगता है, 24 आवर्स। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर है मलेशिया, ठीक है। अब ये ऐसे करके रोटेट कर रही है, ये जो है बॉल ऐसे करके रोटेट कर रही है। अब सपोज करो इसको हम ऐसे करते हैं, 4 पार्ट करते हैं, तो ये मान लो टोटल कितना है, 24 घंटा है। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, 6 घंटा। तो 6 घंटा बाद ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, सुबह यहाँ पे 6 AM है सपोज करो, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट 6 घंटा बाद कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये पॉइंट था, 6 घंटे बाद कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और ये 12 आवर में यहाँ पे 6 घंटे में यहाँ पहुँचा, नहीं सॉरी 6 घंटे में यहाँ पे पहुँचा, 12 घंटे में कहाँ पहुँच जाएगा बताओ। ये 6 घंटा लगा, 6 घंटा यहाँ पे लगा, तो यहाँ पे 12वें घंटे पे कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। और यहाँ पे अगर सन होगा, अगर यहाँ पे एक और बना दो तो यहाँ पे 24वें घंटे 18 घंटे पे कहाँ पे होगा, एक मिनट रुको, देखो 18वें घंटे पे अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ देखो कि यहाँ पे सुबह में जब थे, यहाँ पे सन तो अपनी जगह फिक्स है, वो तो मूव नहीं करता है, अपरेंट मोमेंट में लगता है कि वो मूव कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि सुबह यहाँ पे हो रहा है, फिर देखेंगे 6 घंटे बाद वो पोजीशन यहाँ पे आ गया। मतलब कि सेम प्लेस जो था कुआलालंपुर जो था, वहाँ पे 6 घंटे बाद वहाँ पे क्या हो जाएगा, दोपहर नून, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नून हो जाएगा, ठीक है, दोपहर हो जाएगा। अब यही 6 घंटे बाद और देखेंगे वही प्लेस जो कुआलालंपुर यहाँ पे था, वहाँ पे क्या हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा। और यहाँ पे जब आ जाएगा, सपोज यहाँ पे जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। मतलब 18 घंटे में क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पे मान लो कि टॉर्च है, ये मोबाइल है, ये हमारा हाथ है, अभी हमारा यहाँ पर है, यहाँ पे है तो मॉर्निंग है। 6 घंटे बाद वही सेम प्लेस पे क्या हो जाता है, सेम प्लेस में देखेंगे आफ्टरनून हो जाता है। और उस प्लेस में क्या होता है कि सन जो है जो वर्टिकली फॉल करता है तो दोपहर हो गया। उसके बाद 6 घंटे में देखेंगे शाम हो जाता है। तो ये जो सारा दिन और रात का जो खेला हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो रोटेशन के कारण हो रहा है। अगर रोटेशन नहीं होता तो ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन जो बोलते हैं, ये नहीं होता, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। कहने का मतलब यह है कि ये रोटेशन के कारण नहीं हो रहा। अगर रोटेशन नहीं हो रहा तो ये प्लेस यहाँ पे आता, फिर यहाँ पे आता, यहाँ पे आता, नहीं आता। अगर वो रोटेट नहीं कर रहा होता तो ये प्लेस एक प्लेस पे सब क्या होता, या तो दिन ही हो रहा होता या तो शाम ही हो रहा, जो रात ही हो रहा। जैसे 6 महीने में 6 महीने का दिन और रात होता है पोल पे, हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये इसके कारण से होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अक्सर जो हम लोग बात करते हैं, जो अर्थ जो है अपने एक्सिस पे कितना है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। एक फोटो ले लेते हैं। हम लोग एक बात करते हैं कि अर्थ जो हमारा 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। हम लोग जो देखते हैं अर्थ हमारा क्या है, इस तरह से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अभी हमने कहा था कि अर्थ क्या है, हमने कहा था कि अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, इस तरह से। अभी हमने कहा था ये हमारा क्या है, एक्सिस है, एक्सिस है। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्थ क्या है, अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये भी जानना जरूरी है।
अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अर्थ जो है ये हमारा रियल एक्सिस होना चाहिए, ये हमारा क्या, ये रियल एक्सिस है, लेकिन अर्थ क्या है, अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या हुआ है, झुका हुआ है। इसका भी इंपैक्ट बताएंगे, पहले इतना देखो, ये इमेजिनरी एक्सिस है, क्योंकि एक स्फीयर है, गोला है, गोला होने के कारण क्या होना चाहिए, इसको आधा अगर करेंगे तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन इसका जो ये गोला जो है ऐसे नहीं है, वो हल्का सा टिल्टेड है, स्पेस में क्या हो, टिल्टेड है। अब टिल्टेशन के बारे में कहा जाता है कि ये 23.5 डिग्री टिल्टेड क्यों है, ये जो है साढ़े 23.5 डिग्री है ना, जो टिल्टेड क्यों है, तो इसके पीछे कारण ये है, कहा जाता है कि 4.5 अरब साल पहले एक मार्स के आकार का उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी में आके टकराया था, जिसको हम लोग बोलते हैं थिया, क्या बोलते हैं, थिया नाम का जो उल्का पिंड जो है वो आकर के टकराया था। और टकराने के बाद हम लोग को जो बात मालूम है, जो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे टकराने के बाद क्या हुआ था कि अर्थ जो है, जो स्फेरिकल शेप में था, ठीक है, जो इस तरह से प्लेस था, वो 23.5 डिग्री टिल्टेड हो गया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये हाइपोथेसिस भी हो सकता है, लेकिन इसके पीछे यही कारण है जो अभी टिल्टेशन है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने एक्सिस से ये जो हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या 66.5 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 23.5 डिग्री हो जाएगा। 23.5 डिग्री और 66 डिग्री को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन एक्चुअल पोजीशन पे अर्थ जो है इस तरह गोला के रूप में नहीं है, वो क्या है, गोला के रूप में ऐसे टिल्टेड है। और यही टिल्टेशन के कारण हम लोग देखते हैं कि कुछ न कुछ चीजें देखने को मिलती है। लेंथ ऑफ द डे जो होता है, देखो एक तो होता सीजन के कारण, ठीक है, लेकिन यहाँ टिल्टेशन के कारण लेंथ ऑफ द डे जो होता है, दिन और रात का छोटा बड़ा होता है, ये भी इसके पीछे भी एक कारण और है, टिल्टेशन, ठीक है। अगर यूपीएससी में ऑप्शन दे दे कि लेंथ ऑफ द डे है ना किस कारण से घटता और बढ़ता है, तो दोनों ऑप्शन हो जाएगा, एक तो सीजनल चेंजेस के कारण से जो रिवोल्यूशन होगा वो, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ये जो टिल्टेड है, ठीक है, यही कारण है कि हमारा पोल पे कितना 6 महीने का दिन और रात होता है, आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे इस तरह की घटनाएं देखी जाती है टिल्टेशन की वजह से, ठीक है। इसके वजह से ऋतु में परिवर्तन भी होता है, ऋतु में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। उसके बाद ध्रुव में 6 महीने का दिन और रात भी देखने को मिलता है। तो कारण यही है टिल्टेशन। अगर टिल्टेशन नहीं होता तो फिर इस तरह का ये नहीं देखने को मिलता। टिल्टेशन कैसे है, अब सपोज करो ये एक मोबाइल है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऐसे पड़ता तो ऑब्वियस बात है कि जहाँ पे गर्मी होता वहाँ पे हमेशा गर्मी होता, ठंडी होता, फिर वो दिन रात जो होता वो अलग बात है। लेकिन अर्थ कैसे है, अर्थ ऐसे टिल्टेड है। तो अब यहाँ पे देखो टिल्टेड है और ये क्या मूव भी कर रहा है, ठीक है। एक तो अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है, दूसरा क्या है, एक तो अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है, दूसरा जो है ये सोलर सिस्टम के मतलब के अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। इसके कारण क्या होता है, ये मूवमेंट के कारण क्या होता है, टिल्टेशन के कारण यहाँ पे जो पोल पे जो देखते हो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो देखते हैं हम लोग, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो देखते हैं कि 6 महीने का ठंड हो जाता है, 6 महीने का यहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि टिल्टेशन जो है वो किसके कारण से है, हमारा कुछ इनहेरिटेड कुछ इवेंट हुआ था जो फ्यूचर में जो पास्ट में इवेंट हुआ था, और उसी इवेंट के कारण से वो टिल्टेड है। और टिल्टेशन होने के कारण क्या होता है कि ये सब चीज घटनाएं देखने को मिलती है। अब हम लोग एक फिर से रिवोल्यूशन पे वापस आते हैं। हम लोग रिवोल्यूशन की अगर बात करें हम लोग, तो रिवोल्यूशन में अभी हमने पढ़ा था कि रिवोल्यूशन में क्या देखा था हमने, रिवोल्यूशन में देखा था कि वो क्या करता है कि ये हमारा
अंडा, ये सन है हमारा, सन के चारों ओर क्या करता है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट पे वो अपना रोटेशन क्या बोल रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, परिक्रमण कंप्लीट करता है। तो उसी को और हम इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि 365 डे, 365 एंड क्वार्टर डे, है ना, डे में ये क्या करता है, कंप्लीट करता है। ये जो है, ये यहाँ पे मान लो ये सन है हमारा, ये सन है, ये हमारा सन है, और ये जो हमारा क्या है, अर्थ है। अर्थ जो है अगर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ 4-4 महीना देखोगे क्या हो जाएगा, 24, 4-12 है ना, 3 महीना करके, तो क्या होगा 12 महीना। तो ये 365 दिन है ना, 3 3 3 3 हो गया ना, 12 महीना हो गया। 12 महीना क्या हो, 1 साल हुआ। तो कहने का मतलब है कि ये रिवोल्यूशन के कारण होता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सीजन, अभी हमने बहुत बार कहा कि सीजन का चेंजेस होता है, ये होता है, वो कैसे होता है। तो यहाँ पे एक मान लो सन को मान लो, ठीक है। सन में देखेंगे यहाँ से क्या निकलता है, रे निकलता है, यहाँ से भी क्या निकल रहा है, रे निकल रहा है। यहाँ इसको बहुत अच्छे से अगर पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, इसीलिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ऑर्बिट है, ये क्या है, ऑर्बिट है। किसका ऑर्बिट है, तो इधर देखो किसका ऑर्बिट है, यहाँ पे क्या है, अर्थ है, यहाँ भी क्या है, अर्थ है, यहाँ भी क्या है, अर्थ है, यहाँ भी क्या है, अर्थ है। और अर्थ कैसे है, ऐसे तो नहीं है, वो क्या है, अपने एक्सिस पे ऐसे करके टिल्टेड है, टिल्टेड है। यहां भी क्या होगा, ऐसे करके टिल्टेड होगा, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, ऐसे करके टिल्टेड होगा, ठीक है। अब हमको ये बताओ, अभी यहां पे हमने कहा कि ये मान लो ये क्या दिसंबर का महीना है, ये मान लो मार्च का महीना है, ये क्या है, ये जून का महीना है, ये क्या है, सितंबर का महीना है ना। अर्थ क्या कर रही है, अपने कक्षा में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। रिवॉल्व करने के बाद ये हुआ, यहाँ पे देखेंगे ये रिवॉल्व कर रही है, ये अभी कुछ दिन बाद यहाँ, कुछ दिन बाद यहाँ होगा। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो सीजन का जो चेंजेस होता है ये कैसे होता है, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगर इसको समझ लोगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएगी। तो ये समझो कि यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे सन कहाँ पड़ रहा है, सन कहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, यही ना इक्वेटर है हमारा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इक्वेटर के आसपास जो हमारा है ये वाला पार्ट जो है वो हीट क्या रिसीव कर रहा है, ज़्यादा। प्रति इकाई क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है, इक्वेटर पे। और दूसरी बात ये देखो कि इसको डिस्टेंस सबसे कम ट्रेवल यहीं पे करना पड़ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम लोग टॉर्च जलाते, मोबाइल जलाते होगे। अब यहाँ पे ऐसे देखो, ये मोबाइल है, इसको अगर हम लोग पैकेट में ऑन करके रख दें क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसी को थोड़ा दूर कर दें तो इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ भी यही होता है। सपोज करो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये ऐसे टिल्टेड है। तो यहाँ पे देखो कि ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा, ऊपर में। ऊपर में कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सब मिनिमम डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करना पड़ रहा तो सबसे ज़्यादा ताप कहाँ पे होगा, यहीं पे, यहाँ पे। और यहाँ पे पोल की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इसको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस जब ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा तो तीव्रता क्या हो जाएगी, बोलो, तीव्रता। देखो डिस्टेंस जो दूरी जो हो जाएगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगी, तीव्रता की, इंटेंसिटी की। अगर मान लो कि डिस्टेंस ज़्यादा है तीव्रता कम होगी, तीव्रता ज़्यादा इसका मतलब है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे लाइट पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है ये। और दूसरी बात, ये हमारा इक्वेटर ऐसे है, इक्वेटर ऐसे है।
तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि मैक्सिमम सनलाइट कहाँ पड़ रहा, दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, क्योंकि उसको डिस्टेंस क्या करना पड़ा, ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। और डिस्टेंस, जब कोई लाइट को डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है तो उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑब्वियस बात है कि इस समय जो दिसंबर के महीना में देखोगे क्या होता है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गर्मी रहता। ऑस्ट्रेलिया वाले को देखोगे कि जब अगर मैच हो रहा होता है तो यहाँ दिसंबर के महीने में हम लोग यहाँ जो रजाई ओढ़ के सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, कंबल ओढ़ के बैठे रहते हैं, और वहाँ पे लोग देखे हुए टी शर्ट में घूम रहा है। और इसका वैसे वर्षा होता है जब यहाँ पे जून का महीना होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में है। अब यहाँ से देखोगे कि ये मूव करके सपोज यहाँ पे आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं। जब उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होता है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, तापमान अधिक होता है, गर्म होता है, तो यहाँ पे गर्मी होता है, यहाँ पे ये होता है। और इसी में इसीलिए कहते हैं कि दिन और रात का जो छोटा बड़ा होता है, यहाँ पे देखो साउदर्न हेमिस्फीयर में देखोगे दिन सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सन की रोशनी ज़्यादा देर तक पड़ रही है। कारण क्या है, ये टिल्टेशन का कारण है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे कि सूर्य की रोशनी क्या कर रही है, कम देर के लिए पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन छोटा हो जाएगा, रात बड़ा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे दिन बड़ा हो जाएगा, रात क्या हो जाएगा, रात छोटा हो जाएगा। अब यहाँ से क्योंकि ये मूव कर रही है, ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में घूम रही है, यहाँ पे जाते हैं और इसी में एक दिन और आता है, याद कर लो, 22 दिसंबर जो है, यहाँ पे देखोगे कि हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। छोटा दिन क्यों होता है, क्योंकि जो सन रे होता है, सनलाइट होता है, वो बहुत मिनिमम आवर के लिए यहाँ पे फॉल करता है टिल्टेशन के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो गया कि इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स पोजीशन। इक्विनॉक्स पोजीशन मतलब है, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल अमाउंट, इन इक्वल अमाउंट। यहाँ पे टिल्टेशन का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उतना ही सनलाइट पड़ रहा है और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी उतना ही सनलाइट पड़ रहा है, जिसके कारण से क्या होगा, जिसके कारण से ये होगा कि दोनों हेमिस्फीयर में न तो जाड़ा होगा न तो गर्मी होगा। मार्च का महीना कैसे होता है, अभी का जो महीना है कैसे होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब ही होता है, इक्विनॉक्स का मतलब कि इन इक्वल अमाउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं विषुव बोलते हैं, विषुव, ठीक है। इसको हम लोग स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, है ना। स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोल सकते हैं, विषुव भी बोलते हैं। ये कब आएगा, 21 मार्च को आएगा। मतलब है दिन और रात जो हो जाएगा दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से और मूव किया, यहाँ पे पहुंचा। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, जो एक्सिस ऐसे है। अब यहाँ से सनलाइट को फिर भेजो, चलो अब देखते हैं। यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, देखो मैक्सिमम सनलाइट कहाँ फॉल कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या कर रहा है, ट्रेवल इसको ज़्यादा डिस्टेंस करना पड़ रहा है। तो मैक्सिमम इंसोलेशन कहाँ पे होगा, मैक्सिमम सनलाइट कहाँ पे पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ठंडी का दिन कहाँ पे होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे क्या हो, उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, समर सोल्स्टाइस हो जाएगा। दूसरी बात क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंटर सोल्स्टाइस हो जाएगा। मतलब यहां से बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। अब विंटर सोल्स्टाइस हो गया, यहाँ पे 21 जून को जो होगा, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा, क्या होगा, दिन जो होगा सबसे बड़ा होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम इंसोलेशन कहाँ पड़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। तो ये इसका ये है। उसी तरह फिर यहाँ से ट्रेवल करके मान लो यहाँ पे आया, यहाँ भी देखोगे कि ये इक्वल अमाउंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, नॉर्दर्न में और साउदर्न में
क्या होता है, इक्वल अमाउंट में पड़ता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ भी आपको क्या होगा कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगा ना तो बहुत ज़्यादा जाड़ा होगा। यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा जाड़ा होगा, दिन रात भी बराबर होगा, दिन रात भी बराबर होगा। और बट यहाँ पे जो हमने कहा था कि यहाँ पे दिसंबर का महीना है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टाइस और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सोल्स्टाइस, उसी का अपोजिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, या तो दिन बड़ा छोटा, तो अब तो खैर बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन इस तरह मिलाने के लिए दे देगा। ठीक है, दिसंबर का महीना, जून का महीना, मार्च का महीना, इस तरह दे देगा। और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी या दक्षिणी गोलार्ध में जाड़ा, इस तरह करके बोलेगा कि इसमें से कूट मिलाइए कौन सा सही है। तो जब भी ये करना है तो इसको ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद इसी के बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, आंसर करना है। तो ये हुआ हमारा मोशन ऑफ द अर्थ, गति के बारे में। अब थोड़ा हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, या फिर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इसको होमवर्क अपना करके आइए। जो होमवर्क कल हम लोग इस पे क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू देंगे। एमसीक्यू देने के बाद आप लोग को इसको बनाना है, एटलीस्ट जो है आपको 60% स्कोर करना है। और जो ऐप में भी एमसीक्यू आ जाएगा उसको भी आप लोग डील कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पूरा फिर जो है ज्योग्राफी दिक्कत होने वाला है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसको पढ़ो, 6 क्लास के एनसीईआरटी में है। ठीक है, और अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कल के क्लास में थोड़ा इसको एनिमेशन समझेंगे, और एनिमेशन समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे मूव करता है, इक्विनॉक्स कैसे होता है, समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस कैसे हो रहा है, सबके बारे में बात करेंगे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, चलो ठीक।